क्या घाटी में आतंकियों के लिए बुरे दिन आ गए हैं? जठेड़ी के लिए स्पेशल सेल ने कैसे बनाया स्पेशल प्लान? क्यों नहीं खत्म हो रहा असम और मिजोरम का विवाद? देश की अहम खबरों को देखने के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। घाटी में आतंकियों के खिलाफ इस साल बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2021 में अब तक 89 आतंकी मारे गए हैं। पिछले साल के मुकाबले इनके टॉप कमांडर्स भी ज्यादा ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों की ओर से इस बात की जानकारी देते हुए कहा गया कि हालांकि घाटी में 200 से 225 आतंकी सक्रिय हैं, लेकिन सीमा पार से घुसपैठ अब आसान नहीं रह गया है। दिल्ली पुलिस 6 महीने से बड़ी शिद्दत से काला जठेड़ी के पीछे लगी थी। पुलिस के मुताबिक ये बहुत ही अलग तरह का ऑपरेशन था, जिसमें 30 अधिकारियों ने 10,000 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। सहारनपुर में जठेड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा और रिवॉल्वर रानी के पकड़े जाने पर पता चला कि दोनों ने शादी कर ली थी। जिस वक्त इन्हें पकड़ा गया उस दौरान इन्होंने पूरी तरह से सिख का वेश बना रखा था। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के पकड़े जाने के बाद TV9 भारतवर्ष को इस कामयाबी की इनसाइड स्टोरी का पता चला है। इसके लिए तिहाड़ में बंद जठेड़ी के साथ ही लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल किया गया। दरअसल जठेड़ी के खिलाफ जाल बुनने के लिए स्पेशल सेल ने अपने मुखबिरों के जरिए बिश्नोई तक एक मोबाइल फोन पहुंचवा दिया। मोबाइल मिलते ही बिश्नोई अपने गैंग के सदस्यों से बात करने लगा। इसी दौरान उसकी बात काला जठेड़ी से भी होने लगी। जाहिर है ये फोन कॉल सर्विलांस पर थे और इसी के जरिए स्पेशल सेल का फंदा सहारनपुर में काला और लेडी डॉन अनुराधा के गले तक पहुँच गया। झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत की जांच अब CBI कर सकती है। झारखंड सरकार ने CBI जांच की सिफारिश कर दी है। दरअसल उत्तम आनंद को एक ऑटो वाले ने तब जानबूझकर टक्कर मारी थी जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया और घटना को सामान्य नहीं माना है। असम और मिजोरम के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। मिजोरम की पुलिस ने असम के CM और राज्य के 6 वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनके खिलाफ हत्या का प्रयास और आपराधिक साजिश समेत दूसरे धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और CM समेत सभी को 1 अगस्त को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने को कहा गया है। इस बीच खबर है कि BJP के सांसद सोमवार को संसद में इस मसले को उठा सकते हैं। लखनऊ के प्राचीन हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी एक चिट्ठी भेजकर दी गई है जिसमें अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों को छोड़ने की मांग की गई है। साथ ही पत्र में RSS कार्यालय और वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। हनुमान मंदिर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अनिल तिवारी ने बताया कि पत्र मिलते ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। महाराष्ट्र के पालघर के विरार से एक सनसनीखेज CCTV वीडियो सामने आया है। वीडियो में सवारी का इंतजार कर रहे एक ऑटो रिक्शा पर अचानक एक नारियल का पेड़ गिर पड़ा। पेड़ गिरने से ऑटो रिक्शा तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन ऑटो चालक को खरोंच तक नहीं आई। राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय आज से आम लोगों के लिए फिर से खुल जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। दिल्ली जू भी आज से खुल रहा है, लेकिन यहाँ ऑनलाइन बुकिंग पर ही एंट्री मिलेगी। चिड़ियाघर को 2 शिफ्ट में विजिटर्स के लिए खोला गया है। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्षल गिब्स ने दावा किया है कि BCCI ने उन्हें कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने पर धमकी दी है। गिब्स ने ट्विटर पर लिखा है कि BCCI ऐसा करके पाकिस्तान के साथ अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहा है और मुझे KPL 20 में खेलने से रोक रहा है। गिब्स ने कहा कि उन्हें भारत में न घुसने देने की भी धमकी दी गई है। आखिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है? यूपी के मसलों में बहुत दिलचस्पी क्यों लेने लगे हैं ओवैसी? MP के मंत्री ने किस बात के लिए नेहरू को ठहराया जिम्मेदार? सियासत से जुड़ी अहम खबरों को देखिए टॉप 9 राजनीति। बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को अलविदा कह दिया है। अपने फेसबुक पोस्ट में अलविदा और गुड बाय लिखते हुए BJP सांसद ने ये भी कहा कि वो TMC, कांग्रेस या लेफ्ट के साथ नहीं जा रहे हैं। बाबुल ने लिखा कि मैं एक टीम का प्लेयर हूँ, हमेशा एक टीम मोहन बगान को समर्थन किया, एक पार्टी पश्चिम बंगाल BJP के लिए काम किया, बस और कुछ नहीं। TMC के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे को ड्रामा कहा है। कुणाल घोष ने कहा कि बाबुल जो कर रहे हैं उसमें और फिल्म शोले में धर्मेंद्र की सुसाइड की धमकी में कोई फर्क नहीं है। वो अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर उन्हें सांसद की कुर्सी से इस्तीफा देना ही है तो स्पीकर को जाकर दे सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बढ़ती महंगाई के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया है। सारंग ने कहा कि आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो इसका सारा क्रेडिट नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले के प्राचीर से नेहरू ने जो भाषण दिया था उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले BJP ने एक टैगलाइन बनाई है। इस पर PM मोदी और योगी की तस्वीर छापी गई है। ये टैगलाइन है, इरादे नेक, काम अनेक। इसके तहत BJP प्रदेश सरकार के कामकाज को आम जनता तक ले जाने की बात कर रही है। इन्हें जन जन तक प्रचारित करने का जिम्मा राज्य के पार्टी सांसदों और जनप्रतिनिधियों को दिया गया है। 16 अगस्त से सभी इस काम में लग जाएंगे।
अमित शाह आज लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे पर जा रहे हैं। गृह मंत्री 11 बजे लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती कल्याण सिंह को देखने जा सकते हैं, जबकि दोपहर 2:30 बजे के बाद मिर्जापुर पहुंच जाएंगे, जहां विंध्य कॉरिडोर की आधारशिला रखने के साथ ही रोपवे का लोकार्पण करेंगे। शाह की मिर्जापुर में 4 बजे के करीब जनसभा भी है। उनके साथ यूपी के सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। ललन सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए आरसीपी सिंह ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में इसका फैसला हुआ। अध्यक्ष पद की रेस में उपेंद्र कुशवाहा भी थे, लेकिन ललन सिंह बाजी मार गए। इससे पहले ललन सिंह भी केंद्र में मंत्री पद की रेस में थे और सिर्फ आरसीपी सिंह के मंत्री बनाए जाने पर नाराज भी बताए गए थे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कुपोषण में यूपी के देश में पहले स्थान पर होने का मुद्दा उठाया है। ओवैसी ने कहा कि भारत में कुपोषित 9 लाख बच्चों में से 4 लाख उत्तर प्रदेश के हैं। सरकार इनके लिए क्या कर रही है? ओवैसी ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना से 3.5 लाख से 4 लाख लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार इसे छुपा रही है। तमाम कयासों के बीच एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार शाम गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके लिए शिवराज आनन फानन में भोपाल से दिल्ली पहुंचे। दरअसल इससे एक दिन पहले ही दिल्ली में मौजूद शिवराज ने शाह से मिलने का समय मांगा था, लेकिन गृह मंत्री की व्यस्तता की वजह से वो मिल नहीं पाए। मुलाकात के बाद शिवराज ने अपने ट्वीट में सकारात्मक चर्चा होने की बात कही। कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है और ये बदलाव डल झील पर बखूबी दिख रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमने डल झील में शिकारे के जरिए नए कश्मीर का दीदार किया। घाटी में लौट रहे सैलानी इन शिकारों में गाते झूमते मिले। बॉक्सर सतीश कुमार का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज। पीवी सिंधु की आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए भिड़ेंगी और भारतीय हॉकी टीम की आज ब्रिटेन से टक्कर। ओलंपिक से जुड़ी अहम खबरों को देखिए टॉप 9 टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर सतीश कुमार मेडल जीतने की रेस में हैं। सतीश आज 91 किलोग्राम वर्ग का क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे। सतीश अगर ये मैच जीत जाते हैं तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे और भारत के लिए एक और मेडल जीत सकते हैं। मुकाबले से पहले सतीश कुमार को 7 टाके लगे हैं और वो डॉक्टर की इजाजत के बाद ही रिंग में उतरेंगे। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु आज ब्रॉन्ज मेडल की दावेदारी पेश करेंगी। कांस्य पदक के लिए सिंधु का मुकाबला चीन की बिंग जियागो से होगा। इससे पहले सिंधु को सेमीफाइनल में चाइनीज ताइपे की ताई जुइंग ने सीधे सेटों में 21-18, 21-12 से हराया। इस हार के साथ ही सिंधु के सिल्वर या गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद भी खत्म हो गयी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन से भिड़ेगी। ये मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे खेला जाएगा। 8 बार की ओलंपिक चैंपियन भारतीय हॉकी टीम आज जब मैदान में उतरेगी तो उसका इरादा 4 दशक बाद ओलंपिक पदक जीतने की दिशा में अगला कदम रखना होगा। ओलंपिक में भारत ने आखिरी मेडल 1980 में मॉस्को में जीता था। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम 5 मैचों में 2 जीत के साथ पूल ए में चौथे स्थान पर रही। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को आखिरी ग्रुप मैच में 4-3 से हराकर ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत के लिए वंदना कटारिया ने 3 जबकि नेहा गोयल ने 1 गोल किया था। भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया ने टोक्यो में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक लेकर अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दी। वंदना जब टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में व्यस्त थी तब उनके पिता का निधन हो गया था और वो तैयारियों के चलते अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के बाद मैरी कॉम शनिवार को दिल्ली पहुंची। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे बिना मेडल के देश आना बहुत बुरा लग रहा है। 2 राउंड आसानी से जीतने के बाद मैं कैसे हार सकती हूँ? खाली हाथ आने के लिए मैं अपने देशवासियों से माफी चाहती हूँ। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता के दौरान निशानेबाज मनु भाकर की पिस्टल में गड़बड़ी हुई थी। भारतीय निशानेबाजी टीम के रवैये पर सवाल उठाने वाली स्विस बंदूक निर्माता कंपनी मोरिनी ने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से बिना शर्त के माफी मांगी है। क्वालिफिकेशन में 16वें शॉट के बाद भाकर की पिस्टल का कॉकिंग लीवर टूट गया था। देश विदेश में मशहूर 105 साल की दिग्गज भारतीय एथलीट मान कौर का निधन हो गया। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने पंजाब के डेरा बस्सी में आखिरी सांस ली। मान कौर गॉल ब्लैडर के कैंसर से जूझ रही थी। मान कौर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई इवेंट में 35 से ज्यादा मेडल जीते थे। पिछले साल महिला दिवस पर उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर रेस इवेंट के तीनों मेडल जमैकन एथलीट के नाम रहे। जमैका की एलन थॉम्सन ने महिलाओं की 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 10.61 सेकंड में रेस पूरी कर फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर के 33 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जमैका की शेली एंड फेसर प्राइस ने सिल्वर और चेरिका जैक्सन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।
और अब आपको राज्यों की अहम खबरें दिखाएंगे। आगरा में आज बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन, कहां जनप्रतिनिधियों के नाम पर ट्रांसफर में हुआ फर्जीवाड़ा और कहां दलितों से भेदभाव करने वाली दीवार गिराने की मांग को लेकर कलेक्टर से हुई शिकायत। राज्यों की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। उत्तर प्रदेश के आगरा में बीएसपी आज प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी यानी ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र शिरकत करेंगे। इस दौरान वो ब्राह्मण वोटरों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। 23 जुलाई से शुरू प्रबुद्ध सम्मेलन में बीएसपी महासचिव के बयानों पर विपक्षी दलों ने आपत्ति भी जताई है। मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के नाम पर ट्रांसफर के फर्जीवाड़े का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सांसदों और विधायक की अनुशंसा से तबादले की फर्जी नोट जारी करने का मामला अब सीएम हाउस तक पहुंच गया है। मामले को लेकर भोपाल क्राइम ब्रांच को शिकायत की गई है। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि 5 लड़कों ने पीड़ित को गाजियाबाद से अगवा कर दिल्ली ले जाकर MIG फ्लैट में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि 5वें आरोपी को बचाने के लिए पुलिस दबाव बना रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 62 में पुलिस और बदमाशों के बीच शनिवार रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक घर में हुई लूट के 3 आरोपी गोली लगने से घायल हुए, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार, लूटे गए सोने के जेवर और स्कूटी बरामद की है। पुलिस फिलहाल इनके चौथे साथी की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के भिंड जेल के एक बैरक की छत गिरने से 20 से ज्यादा कैदी घायल हो गए। बारिश की वजह से जर्जर हो चुकी जेल बिल्डिंग की छत भरभरा कर गिर गई थी। हादसे में कई कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद जेल में बचे हुए 234 कैदियों को ग्वालियर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में तस्करी कर ले जाई जा रही दुर्लभ प्रजाति के जीव पैंगोलिन को पकड़ा गया है। पैंगोलिन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है। पकड़ी गई पैंगोलिन की कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पैंगोलिन को वन विभाग की टीम को सौंप दिया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में थानराई पेरियाई द्रमिड़ कड़गम ने पन्निमदई के कोंडासामी नगर में रहने वाले दलितों के साथ भेदभाव करने वाली दीवार को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। TPDDK ने याचिका में पन्निमदई क्षेत्र में दलित कॉलोनी के सामने बनी 10 फीट लंबी अछूत दीवार को हटाने की मांग की है। तमिलनाडु की मदुरई के एक गांव में करीब 50 दलितों ने कोर्ट के दखल के बाद पहली बार जिंदगी में स्थानीय मंदिर में प्रवेश किया। ये मंदिर 20 दलित परिवारों से घिरा हुआ है और ये परिवार ही मंदिर की रखरखाव करते हैं। हाल ही में गांव के एक दलित शख्स ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच में इसे लेकर अपील की थी। अदालत ने जिला प्रशासन को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। तमिलनाडु के थेनी गांव की रहने वाली उदय कीर्तिका कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की तरह एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं, लेकिन गरीबी उनके सपने को पूरा करने में बाधा बन रही है। उदय कीर्तिका ने अब अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कनाडा में पढ़ाई जारी रखने के लिए मदद मांगी है। उदय कीर्तिका एस्ट्रोनॉट बनकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। किन 10 राज्यों ने कोरोना को लेकर बढ़ाई केंद्र की चिंता? 1 करोड़ वैक्सीन के आंकड़े तक पहुंची दिल्ली। तमिलनाडु के सीरो सर्वे में आए कितने चौंकाने वाले नतीजे? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जाकर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,786 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 542 लोगों की महामारी से मौत भी हो गई। एक दिन में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 39,304 रही। देश में अभी भी 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जिसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी ही हो रही है। केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में कोविड के हालात की समीक्षा की है। ये वो राज्य हैं जहां केस और पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के ट्रेंड देखे जा रहे हैं। केंद्र ने हिदायत दी है कि जिन जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो, वहां बेहद सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाए। इसके साथ ही ऐसे इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने और वैक्सीनेशन में तेजी लाने की हिदायत भी दी गई है। देश के जिन 10 राज्यों में केस और पॉजिटिविटी ज्यादा है, वो है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। केंद्र सरकार ने कहा कि इन राज्यों में जिन जिलों में संक्रमण ज्यादा है, वहां वैसे लोगों को पहले टीके लगाए जाएं जो आसानी से कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही इन इलाकों में वैक्सीन की दूसरी डोज को भी प्राथमिकता दी जाए। दिल्ली ने वैक्सीनेशन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि हम शनिवार को अब तक कुल 1 करोड़ डोज की मंजिल तक पहुंच गए। ये 1 करोड़ टीके कुल 74 लाख लोगों को लगे हैं, क्योंकि 26 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली में 50% आबादी को कम से कम टीके की 1 डोज लग गई है।
मुंबई में 2 डोज ले चुके लोगों के लिए अगले 1 से 2 दिनों में लोकल सेवा शुरू की जा सकती है। मुंबई में आसपास के दूसरे जिलों से लोग काम करने आते हैं। मुख्यमंत्री के साथ टास्क फोर्स की बैठक में ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की बात कही गई। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में अलग अलग स्टेज में छूट देने की बात कही गई है। कोरोना वैक्सीनेशन में भुवनेश्वर शहर ने मिसाल कायम की है। भुवनेश्वर में 100% लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। हमारा यहाँ पे 70 to 90% कंप्लीट हो चुका है वैक्सीनेशन। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी डिफरेंट टाइप्स किया गया है। जो लोग मतलब नहीं जान पा रहे हैं, मतलब स्लम एरियाज की ऑल दैट, उनको घर जाके दिया जा रहा है। तमिलनाडु में हुए सीरो सर्वे में 66% से ज्यादा आबादी में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी पाई गई। ये सर्वे जुलाई महीने में किया गया, जिसमें 26,000 से अधिक सैंपलों की एनालिसिस की गई। सबसे ज्यादा सीरो पॉजिटिविटी विरुधुनगर जिले में 84% थी, जबकि पश्चिम तमिलनाडु के इरोड में सबसे कम 37% रही। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चीन के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि फिलीपींस की राजधानी मनीला में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 से 20 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला किया गया है। भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड और यूएई से 15 अगस्त तक विमान सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। WHO ने कहा कि जल्दी कुछ नहीं किया तो दुनिया में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सिडनी में डेल्टा वेरिएंट के आक्रामक रूप को देख सरकार ने लॉकडाउन के बाद भी सेना की तैनाती का फैसला किया है। 50 लाख की आबादी वाले शहर में लॉकडाउन के लिए सेना के 300 जवानों को मोर्चे पर लगाया गया है, जबकि मलेशिया में प्रति 10 लाख लोगों में 484 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जानकारों का कहना है कि वायरस इसी तरह लोगों को अपनी चपेट में लेगा तो मौतों का ग्राफ भी बढ़ जाएगा। अफगान तालिबान युद्ध की TV9 भारतवर्ष पर आंखों देखी। कहां कब्जे की लड़ाई में अफगान सेना और तालिबानी लड़ाके आमने सामने, और अफगान सेना कहां पकड़कर लाई गई तालिबानी लड़ाकों को। इन सभी अहम खबरों को जानने के लिए देखते हैं टॉप 9 तालिबान के गढ़ में TV9। अफगानिस्तान के कई प्रांतों में अफगान सेना और तालिबानी आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है। अफगानिस्तान के कई इलाके बैटल ग्राउंड बन चुके हैं। हर तरफ दहशत का माहौल है। आपको हर अपडेट पहुंचाने के लिए TV9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम अफगानिस्तान के लोगार प्रांत पहुंची, जो तालिबान का एपिसेंटर माना जाता है। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने लोगार के गवर्नर अब्दुल कयूम रहीमी से खास बातचीत की, जो खुद लड़ाई के फॉरवर्ड पोस्ट पर लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। हम हेरात हम लोगर काबुल हाईवे पे जा रहे। यहाँ पे हम कुछ बेसिस बना रहे हैं, और क्योंकि स्ट्रेटेजिक एरिया है तालिबान के लिए, वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। और कल को इनकी 19 बंदे जो 2 कमांडर थे वो मारे गए। ये तालिबान का एक स्ट्रेटेजिक रास्ता बंद होगा लोगर की एक तरफ से दूसरी तरफ तक। गवर्नर रहीमी के मुताबिक लोगार प्रांत काबुल का फ्रंट लाइन है। उन्होंने बातचीत के दौरान पाकिस्तान पर आतंकियों को भेजने का आरोप लगाया। ये जो वो कह रहे हैं कि हमारे इन्फ्लुएंस नहीं है, ये गलत बात है। जो तालिबान की जंगी मशीन है उस पे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के वो है इन्फ्लुएंस है, और वो खुद भी आते हैं यहाँ पे लोगर में। ये लोग सिर्फ लोगर में नहीं, पूरे अफगानिस्तान में। TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी ने अफगान सेना के सबसे बड़े बेस का दौरा किया। बात यह है कि अफगान आर्मी का सबसे बड़ा बेस यहाँ पर है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। शैंक इसको कहते हैं। दरअसल आप देखें, टैंक, आर्टिलरी, सभी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। सैंक बेस पर पहले अमेरिकी सेना रहा करती थी, अब इसे अफगान सेना ने अपना बेस बना लिया है। ये स्पेशल फोर्सेज हैं अफगान आर्मी की, और खास बात ये भी कि अफगान आर्मी के आने से पहले 2014 तक ये यूएस का सबसे बड़ा बेस हुआ करता था अफगानिस्तान में। शैंक इसको कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, करीबन 8,000 से ज़्यादा सोल्जर जो थे वो अमेरिका के यहाँ मौजूद थे, जिसमें ड्रोन, आर्टिलरी गन, आर्मर्ड सब कुछ यहाँ मौजूद था। यहाँ तक कि यहाँ पर स्पेशल फोर्सेज रहा करती थी यूएस की। अफगान सेना के शैंक बेस का रणनीतिक महत्व है, क्योंकि ये पाकिस्तान से थोड़ी ही दूरी पर है। इस बेस की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के बेहद करीब है। यानी ये वो इलाका है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, और ये सबसे बड़ा बेस है जो पूरे उस बाउंड्री को करीबन 2600 किलोमीटर के एरिया को डोमिनेट करता है। अफगान सेना पकड़े गए तालिबान लड़ाकों को अपने बेस पर लाई है। सेना के मुताबिक अब इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस बेस पर लगातार जिन लोगों को लाया जा रहा है ये वो हैं जो तालिबान, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं आपको, उनका मुंह ढका हुआ है। इन तालिबानों को ये लोग लेकर आए हैं। अभी देखें आप, इनको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, इनके हाथ पैर बांधे गए हैं। ये अभी इन्होंने कैप्चर किए हैं तालिबान, और यहाँ से अभी इन तालिबानों को आगे लेकर जाया जाएगा। तालिबान से लड़ाई में अफगान सेना ने बढ़त बना ली है। सेना ने कई इलाके तालिबान के कब्जे से छुड़ाए हैं। जिस गाड़ी में हम बैठे हैं ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, और इस गाड़ी के अंदर करीबन 3 लोगों की जो एक QRT, आप किसी कह सकते हैं क्विक एक्शन टीम जो है, ये हमको उन फॉरवर्ड मूव लोकेशंस पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे इलाका बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जगहों पे अलग, हर इलाके के अंदर IDs लगाए गए हैं, यहाँ तक कि हंट किया जा रहा है इंडियंस के लिए। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जंग पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें हैं। TV9 भारतवर्ष दुनिया का ऐसा पहला चैनल है जिसने तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन से बात की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। As I said, वो जब वो हमारे खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, उन्होंने ऑपरेशन कई सूबों में उन्होंने लॉन्च किया है, तो ज़रूर है हम अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। यही सूरत हाल है।